अगर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक स्पेसिंग की, तो आपको याद होगा पुराने जितने भी लेक्चर लिए मैंने ये टॉपिक वहाँ डिस्कस करा था, कंपैरिजन में भी डिस्कस करा था। तो अगर मैं एटॉमिक स्पेसिंग के बेसिस पे बात करूँ, तो हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स को 2 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। पहली कैटेगरी होगी जिसमें वाइड स्पेसिंग होगी, ठीक है? वाइड स्पेसिंग का क्या मतलब हुआ कि उनके अंदर जो एटम्स हैं वो या कह सकते हो जो भी उनके अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल्स होंगे वो काफ़ी दूर होंगे एक-दूसरे से, यानी कि आपस में एटॉमिक स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा होगी। और इसका एग्जांपल हमने देखा था पैरा एंड डायामैग्नेटिक, ये दोनों चीजें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे जिसमें मैंने कंपैरिजन सिखाया था, ठीक है? तो एटॉमिक स्पेसिंग अगर बात करें तो एक कैटेगरी हो गई वाइड स्पेसिंग, यानी कि उसके अंदर जो एटम्स हैं वो काफी दूर दूर हैं और दूर होने की वजह से क्या होगा, नो नेबरिंग इंटरेक्शन, आपस में कोई लेना देना नहीं होगा, बहुत दूर एक दूसरे से है, कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से, ठीक है? तो ऐसे मटेरियल जो होते हैं इनके अंदर पैरा मैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक आ जाते हैं। और सबसे बड़ा इनका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, वीक मैग्नेटाइजेशन, ठीक है? और इसके पीछे रीज़न भी मैंने पुराने लेक्चर्स में दिया था कि वीक मैग्नेटाइजेशन का जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक-एक एटम को, डायपोल को समझाना पड़ेगा कि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होना है जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करोगे, ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम थी एटॉमिक स्पेसिंग की। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है क्लोज स्पेसिंग। क्लोज स्पेसिंग जैसा कि ऐसा कुछ, क्लोज स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो भी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्लस्टर होता है, यानी कि एटम जो होते हैं वो क्लस्टर में या थक्के थक्के में एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये काफी क्लोज, तो एक पर्टिकुलर रीजन में ही पूरा मटेरियल जो होता है वो छोटे छोटे रीजन में डिवाइडेड होता है और इन रीजन को हम लोग नाम दे देते हैं डोमेन फॉर्मेशन, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनके अंदर एटम्स बहुत क्लोज होते हैं वहां पे हमें डोमेन देखने को मिलते हैं, डोमेन फॉर्मेशन होता है। और डोमेन फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि जो पास के एटम्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनका एक का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट दूसरे के डायपोल मूवमेंट को काफी अफेक्ट करता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक। तो ऐसे के अंदर क्योंकि ऐसा है, पास पास है, तो इसीलिए यहाँ पे नेबरिंग इंटरेक्शन बहुत ज्यादा देखा जाता है, एकदम घनी आबादी होती है। और जब सब पास में रह रहे होते हैं तो अगर एक का इंटरेक्शन, एक का डायपोल मूवमेंट दूसरे के डायपोल मूवमेंट को अफेक्ट करता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इंपॉर्टेंट चीज एक यहाँ पे ये निकल के आ जाती है कि जब भी क्लोज स्पेसिंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल जो होगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ वन एटम अफेक्ट नियर बाई, अफेक्ट नियर बाई एटम्स, नियर बाई एटम्स। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक का डायपोल मूवमेंट जो होगा इन सबको अफेक्ट करेगा, इसी तरीके से समझ में आ रहा है? इसी तरीके से इसका डायपोल मूवमेंट जो होगा वो इन सबको अफेक्ट करेगा, एक रिलेशन होगा, इसका ही मतलब होता है नेबरिंग इंटरेक्शन। बहुत बार लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, ठीक है? और वाइड स्पेसिंग का मतलब क्या हुआ, ये सब एक दूसरे से काफी दूर है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इन सबसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो अगर ये इधर देख रहा है तो ये इधर भी देख सकते हैं, ठीक है? जबकि इसमें क्या है, अगर ये इधर देख रहा है तो सबके सब एक तरफ देख सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ लिंकअप होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो मैग्नेटिक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, नेबरिंग इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। नाउ अगर मैं ये डोमेन फॉर्मेशन वाले जो नेबरिंग इंटरेक्शन वाले जो मेटल है इनको जरा ध्यान से देखूं, तो इनको मैं 3 कैटेगरी में बांट सकता हूँ टाइप्स ऑफ नेबरिंग इंटरेक्शन के बेसिस पे, ठीक है? उसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या ले लेते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर देते हैं। हम केवल ये देखना चाह रहे हैं कि जो घनी आबादी वाला मटेरियल है जिनके अंदर एटम की स्पेसिंग बहुत कम है, बहुत क्लोजली टाइटली पैक्ड है, डोमेन्स में पैक्ड है, उनके बीच में नेबरिंग इंटरेक्शन कितने तरीके का हो सकता है। इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, बहुत ध्यान से समझना, टाइप्स ऑफ नेबरिंग इंटरेक्शन, की नेबरिंग इंटरेक्शन कितने तरीके का हो सकता है, ठीक है? तो जो एक क्लस्टर के अंदर जो एटम्स पैक हैं वो कितने तरीके से आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो पढ़ो, ये एक तरीके से बिल्कुल ऐसे कि अगर एक कॉलोनी में 10 लोग रह रहे हैं तो वो आपस में कितने तरीके से उनके संबंध हो सकते हैं। समझ में आ रही बात ये? तो सबसे पहली कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ये मैंने डोमेन ले लिया, यानी कि हमने क्या करा है, मैं एक एक डोमेन को ले रहा हूँ, पूरा मटेरियल नहीं देखूंगा, मैंने इस पर्टिकुलर डोमेन को मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के या माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये डोमेन को अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो एक पॉसिबिलिटी ये है, एक जो नेबरिंग इंटरेक्शन होता है वो ये हो सकता है कि सारे के सारे डोमेन जो होंगे वो एक साथ एक तरफ देख रहे होंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? यूनिडायरेक्शनल डायपोल मूवमेंट होगा। क्वालिटी क्या कह सकते हैं कि जो नियर बाई एटम्स होंगे इस पर्टिकुलर केस में वो क्या होंगे, उनके अंदर इक्वल डायपोल मूवमेंट होगा। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि सबकी जो मैग्नीट्यूड है डायपोल मूवमेंट का वो बराबर है और पैरेलल अलाइनमेंट होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है पैरेलल अलाइनमेंट और इक्वल डायपोल मूवमेंट। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि डोमेन के अंदर जितने भी डायपोल्स हैं उन सबका मैग्नीट्यूड बराबर होगा और सब एक तरफ देख रहे होंगे। अगर ऐसा हो जाता है, ऐसे डोमेन्स अगर किसी मेटल में पाए जाते हैं तो उनको नाम दिया जाता है फेरोमैग्नेट। समझ में आ रहा है बात ये? तो फेरोमैग्नेट क्या होते हैं? फेरोमैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जिनके डोमेन्स के अंदर जो डायपोल्स होते हैं वो सब इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और पैरेलल अलाइनमेंट होता है। क्लियर हो गया? नाउ एक पॉसिबिलिटी और है, एक और कंडीशन देखी गई, यानी कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि
एक और तरीके के मेटल देखे जिनमें डोमेन्स तो थे, पर उनके अंदर जो अलाइनमेंट था वो थोड़ा-सा अलग था। उन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर जो अलाइनमेंट था वो कुछ इस तरीके का था, यानी कि आधे डायपोल्स एक तरफ देख रहे हैं और आधे डायपोल जो हो रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। इनकी क्वालिटीज़ क्या देखी उन्होंने कि जो नियर बाय एटम्स हैं, यानी कि जो पास वाले एटम्स हैं इस पर्टिकुलर मटेरियल में, उसमें उनका डायपोल मूवमेंट तो बराबर है, इक्वल डायपोल मूवमेंट है। देख सकते हो पिंक कलर का जो मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायपोल बनाया है, तो ये दोनों बराबर हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो डायपोल मूवमेंट बराबर मतलब देखो जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है, तो देखो दोनों सबकी लेंथ तो बराबर है, यानी कि डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन एंटी पैरेलल अलाइनमेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आ जाता है एंटी पैरेलल। देख सकते हो ये दोनों इधर की तरफ देख रहे हैं और ये वाले नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने देखा कि ऐसे भी कुछ मटेरियल पाए नेचर में जिसमें क्या था, जिनके अंदर डोमेन्स थे, क्लस्टर था, और लेकिन उनके जो पड़ोसी के साथ संबंध थे ना वो एंटी पैरेलल थे, यानी कि एक दूसरे के शत्रु थे, विलन थे एक तरीके से, या कह सकते हो डिफरेंसेस थे। तो एंटी पैरेलल हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी, ऐसे मेटेरियल को नाम दिया गया एंटी फेरोमैग्नेट। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि भाई फेरो के अंदर सब प्यार से रहते थे, सब एक तरफ देखते थे। तो अगर आधे प्यार से रह रहे हैं, आधे एक तरफ देख रहे हैं और आधे एंटी देख रहे हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा, एंटी फेरो, यानी कि फेरो का जस्ट अपोजिट, एंटी फेरो। क्लियर हो गया यहाँ पे। सो दिस वन इज योर एंटी फेरो मैग्नेट्स। तो ये एक सेकंड कैटेगरी आई ना। एक पॉसिबिलिटी और थी, एक हमने मटेरियल की खोज और करी, ठीक है, और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि एक मटेरियल मतलब उसके अंदर भी डोमेन्स मौजूद थे, लेकिन ये तीसरी नेबरिंग रिलेशन था। इसमें क्या देखा गया, ये कुछ इस तरीके का पाया गया, यानी कि एक डायरेक्शन में तो हाई मैग्नीट्यूड के डायपोल मूवमेंट है, और दूसरे जो जो कह सकते हो एंटी पैरेलल इसमें भी थे, लेकिन एक डायरेक्शन के डायपोल मूवमेंट स्ट्रांग था कंपेयर टू अदर। तो इनकी क्वालिटीज देख लेते हैं। इनके जो नियर बाई एटम्स थे उनके अंदर ये दो क्वालिटीज थी। पहला, अनइक्वल डायपोल मूवमेंट होगा, यानी कि एक डायरेक्शन के डायपोल जो होंगे उनके अंदर स्ट्रांग डायपोल मूवमेंट बनेगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होंगे उनके अंदर डायपोल मूवमेंट अलग बनेगा। तो खास बात क्या थी, ये दोनों का मिक्सचर था, यानी कि हमने क्या करा, हमने एंटी पैरेलल अलाइनमेंट होगा इनके अंदर, ये हमने एंटी फेरो से उठा लिया। तो देखो यहाँ पे आधे डायपोल एक ही डोमेन के अंदर के, कुछ डायपोल इधर देख रहे हैं और कुछ डायपोल इधर देख रहे हैं, लेकिन अनइक्वल डायपोल मूवमेंट, अनइक्वल डायपोल मूवमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस की बात करी जाए तो डाउनवर्ड देखने वाले जो डायपोल्स हैं, इनकी आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत स्मॉल है, छोटा सा मैग्नीट्यूड है, जबकि इनका मैग्नीट्यूड देखो कितना बड़ा है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में बाइसिंग है, मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत ज्यादा अलाइंग है, और जो पड़ोसी हैं वो एंटी तो हैं लेकिन वीक हैं, समझ में आ रहा है। तो एक वीकनेस होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ऐसे मटेरियल को नाम दिया गया, मैग्नेटिक मटेरियल को फेरी मैग्नेट। समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा होगा फेरो, एंटी फेरो और फेरी, इन तीनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिसिमिलैरिटीज हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये काफी ज्यादा मैंने बुक्स पढ़ के आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर तैयार किया है, एक स्टोरी तैयार की है, उसकी तरह समझा रहा हूँ। तो ये तीनों चीजें समझ में आ रहा होगा। आज तक फेरो पढ़ते आए होंगे, एंटी फेरो अलग पढ़े होंगे और फेरी अलग पढ़े होंगे, लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि इन तीनों में एक लिंकअप भी है। लिंकअप क्या है, लिंकअप ये है कि तीनों में ही डोमेन पाए गए, यानी कि जो साइंटिस्ट जिन्होंने फेरोमैग्नेटिक की खोज की या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल निकाले, उन्होंने देखा कि फेरोमैग्नेट दिखने वाला जरूरी नहीं है फेरो हो। अंदर उसके डोमेन्स को जब देखा तो वो तीन पॉसिबिलिटी थी। एक थी जिसके अंदर सारे डायपोल मूवमेंट बराबर और पैरेलल देख रहे हैं, यानी कि एक साथ देख रहे हैं। दूसरी, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बराबर है लेकिन एंटी पैरेलल देख रहे हैं। और तीसरी, बीच का केस, कि डायपोल मूवमेंट जो होगा वो अनइक्वल होगा लेकिन एंटी पैरेलल देख रहे होंगे। समझ में आ रही बात ये। तो ये तीन कैटेगरी यहाँ से डिवाइड हो गई। ये पूरा लेक्चर एंटी फेरो को डिवोट है। आने वाले लेक्चर हम फेरी को देखेंगे और फेरो पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, जरा उसको समझ लेते हैं। तो अगर हम एंटी फेरो की बात करते हैं तो एंटी फेरो जनरली जब हमने कोई फील्ड नहीं लगाई होगी तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलेगा, यानी कि अगर एक एक डोमेन को पकड़ के देखोगे तो उसके अंदर जितने भी डायपोल मूवमेंट होंगे मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अभी हमने पीछे क्या सीखा था, मैग्नीट्यूड बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा डोमेन का भी जीरो होगा और मटेरियल का भी जीरो होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि आधे इधर देख रहे हैं और आधे नीचे देख रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो, इनका भी जीरो, इनका भी जीरो, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है। यानी कि आपको याद होगा, अगर फेरोमैग्नेटिक, मैंने आपको पुराना लेक्चर मेरा याद हो तो फेरो में हमने देखा था कि एक डोमेन के सारे डायपोल एक तरफ देखते थे। इससे क्या होता था, उस पर्टिकुलर डोमेन का तो फ्लक्स होता था, यानी कि ऐसे केस में डोमेन का जो फ्लक्स होता था वो नॉट इक्वल टू जीरो होता था। लेकिन टोटलिटी में पूछा जाए या टोटल पूछ रहा है, टोटली पूछा जाए, तो उस केस में क्या होता था, जो फ्लक्स होता था वो जीरो हो जाता था। रीजन क्या था कि ये जो डोमेन्स होते थे रैंडम अलाइन होते थे, रैंडम डोमेन अलाइनमेंट,
समझ में आ रहा है? क्योंकि रैंडम अलाइंग होते थे इसलिए क्या होता था, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाता था। लेकिन अगर हम एक-एक डोमेन से पूछते थे तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर इनके एक फील्ड होती थी। क्लियर हो गया यहाँ पे? बात समझ में आ रही होगी। लेकिन एंटी पैरेलल अगर हम बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक की, तो यहाँ पे क्योंकि आपस में एक-दूसरे के एंटी हैं, तो हर डोमेन का नेट फ्लक्स 0 होगा और मेटल का भी फ्लक्स 0 होगा। समझ में आ गया? नाउ जैसे ही हम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो आप क्या देखोगे कि सारे के सारे डायपोल जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो जैसे ही आप इसे जैसे ही इस एंटी फेरो को हम लोग एक पोजीशन में रखते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो सारे डायपोल जो होंगे वो क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। और ऐसे केस में हमें एक मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स डोमेन का भी नॉन जीरो हो जाएगा और मटेरियल का भी नॉन जीरो हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हम लोग एक एंटी फेरो को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक उसके अंदर एक मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एंटी पैरेलल रहे होंगे वो भी पैरेलल हो जाएंगे और सब के सब एक डायरेक्शन में देखने लगेंगे। नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, दोबारा से हम लोग एच को 0 कर देते हैं। जैसे ही वापस से तुम फील्ड हटाओगे तो ऐसे में फिर से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स डोमेन का भी 0 हो जाएगा और मेटेरियल का भी 0 हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं इसे फेरोमैग्नेटिक से कंपेयर करूं जो हमने सीखा था, तो आपको याद होगा एक रिटेंशन की प्रॉपर्टी होती है। रिटेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2-3 लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था कि जब हम लोग फ्लक्स को एक्सटर्नल फ्लक्स को फेरोमैग्नेटिक मेटल में हटा भी देते हैं तो वहां पे फ्लक्स जो डोमेन्स होती हैं वो फिर भी अलाइन रह जाती हैं, रिटेन करती हैं अपने फ्लक्स को। तो देखो यहाँ पे भी डोमेन्स अलाइन तो हैं। देखो, देख सकते हो कि भाई ये डोमेन पहले इधर की तरफ देख रही थी और नीचे देख रही थी, लेकिन अब देखो ये किधर देख रही है, इधर की तरफ, और कुछ डायपोल इधर की तरफ देख रहे हैं। तो देखो सारी डोमेन्स काफी हद तक इसमें मैंने सारी बना दी, पर एक्चुअली कुछ डोमेन्स मोर देन 30 to 40% डोमेन्स जो होंगी वो अभी भी रिटेन करेंगी। लेकिन क्या है, डोमेन का फ्लक्स 0 और मेटल का 0, जबकि फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या था, फ्लक्स 0 नहीं होता था। जब हम लोग फील्ड हटा देते थे, एक बार अगर आपने किसी फेरोमैग्नेटिक को एनर्जाइज करा और उसके बाद वापस से उसकी फील्ड 0 कर दी, तो वहां पे मटेरियल का नेट फ्लक्स 0 नहीं होगा रिटेंशन के कारण, रिटेंटिविटी के कारण, लेकिन एंटी फेरो का 0 हो जाएगा। रीजन क्या है भाई, रिटेंशन तो है कि डायरेक्शन इन्होंने देखो मेंटेन करके रखी है, लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि आधे डायपोल्स एंटी पैरेलल हैं, तो इसकी वजह से ये जो एंटी पैरेलल डायपोल्स हैं इनकी वजह से क्या होगा कि नेट फ्लक्स जो होगा वो आपका मटेरियल का भी 0 हो जाएगा और डोमेन का भी 0 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो दिस इज द डिफरेंस। यानी कि अगर आप किसी फेरोमैग्नेटिक को एनर्जाइज करोगे और उसके बाद उसे हटा दोगे एक्सटर्नल फील्ड को, तो फिर भी उनकी कुछ मैग्नेटिज्म बची रह जाएगी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के रूप में या रिटेंशन के रूप में। लेकिन एंटी फेरो में ऐसा कुछ नहीं होगा, रिटेन करेंगे पर नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? नाउ क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो इनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ही स्मॉल देखी गई, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3 देखी गई। ठीक है, पॉजिटिव थे। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन हो रहे हैं। आप देख सकते हो भाई, जिस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करी थी उसी डायरेक्शन में हमने देखा कि अलाइन होंगे। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब सारे डायपोल अलाइन हो रहे हैं तो फिर इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो स्मॉल क्यों है, बहुत ही स्मॉल। ठीक है, रीजन क्या है इसका? इसका सबसे बड़ा रीजन है एंटी पैरेलल अलाइनमेंट। देखो, मैंने आपको पुराने शुरुआत के लेक्चर्स में बताया है कि ससेप्टिबिलिटी ये बताती है कि कितनी एक्सटर्नल फील्ड की जरूरत पड़ेगी मैग्नेटाइज करने के लिए। समझ में आ रहा है? कितनी एक्सटर्नल फील्ड की जरूरत पड़ेगी डायपोल्स को मैग्नेटाइज करने के लिए। नाउ अब जब हमने देखा था पैरा और डाया, तो हमने देखा था पैरा के अंदर अगर बात कर लूं तो पैरा के अंदर एक एटम को पकड़ के, एक ही डायपोल को पकड़ के मुझे कहना पड़ना था कि भाई इधर अलाइन हो जाओ, इधर अलाइन हो जाओ, इधर अलाइन हो जाओ। तो क्योंकि एक एक डायपोल पे वर्क करना पड़ रहा था तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी और छोटा सा मैग्नेटाइजेशन देखने को मिल रहा था। ठीक है, ये थी पैरा की कहानी। लेकिन अगर एंटी फेरो की बात करते हैं, एंटी फेरो की, तो एंटी फेरो में भी देखो कुछ ऐसा ही है। अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, एक डोमेन ले लेता हूं, तो देखो एक डोमेन ये है और बल्कि हाँ, और कुछ जो है इधर की तरफ है, ये है। ठीक है ना, अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करता हूँ इस डायरेक्शन में, क्लियर हो गया यहाँ पे, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करता हूँ, तो अब देखो मुझे ऊपर वाले डायपोल्स को कहना पड़ेगा इन दोनों में से कि भाई तुम नीचे देखो, तो ये नीचे देखेंगे, और इनको भी समझाना पड़ेगा कि आप नीचे देखो। तो अगेन मुझे क्या करना पड़ रहा है, सब पर वर्क करना पड़ रहा है। समझ में आ रही बात ये? जबकि अगर फेरो की बात कर लेते हैं, सेम अगर फेरो कंडीशन, फेरो मैग्नेटिक की बात कर लेते हैं, फेरो मैग्नेटिक ये होते हैं, तो फेरो में अगर मैंने सेम नीचे की तरफ फील्ड लगाई होती तो केवल एक एटम को केवल कहना पड़ता कि तुम नीचे देखो, और ये बचे हुए तीन जो हैं 1 2 3, ये तीनों के तीनों इसको फॉलो करते और नीचे देखने लगते। तो इससे क्या होता,
केवल एक एटम को मुझे मनाना पड़ता, समझाना पड़ता, तो कम एनर्जी वेस्ट होती। इसी तरीके से लेकिन जबकि एंटी फेरो में अगर देखें तो मुझे इन दोनों में से किसी एक को समझाना पड़ रहा है, इन दोनों में से भी समझाना, तो एक्चुअली मुझे क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा लोगों को, ज्यादा एटम्स को, ज्यादा डायपोल्स को समझाना पड़ रहा है कि भाई आप नीचे देखो, भाई आप नीचे देखो। समझ में आ रहा है? तो जितने ज्यादा डायपोल्स को तुम्हें समझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखने के लिए, उतनी पुअर क्वालिटी होगी, उतनी कम ससेप्टेबिलिटी का मैग्नीट्यूड होगा। बात समझ में आ रही है? ये हो गया एक लेमैन लैंग्वेज में आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो जितने ज्यादा डायपोल्स आपके रैंडम होंगे, जितना कम सीक्वेंस देखने को मिलेगा, उतनी ज्यादा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी एच अप्लाई करनी पड़ेगी छोटा सा मैग्नेटाइजेशन क्रिएट करने के लिए। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो या इसी वजह से, क्योंकि एंटी पैरेलल अलाइनमेंट है, तो इसमें एक डायपोल, अगर एक डोमेन के एक एटम को या एक डायपोल को अगर आप मना लेते हो तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको ज्यादा, यानी कि जो पैरेलल देख रहे हैं उन्हें भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, और जो एंटी पैरेलल है उन्हें भी, यानी कि दोनों को। सोचो एक घर, दो पड़ोसी हैं और दोनों पड़ोसियों में बिल्कुल नहीं पड़ती और तुम्हें अपने उनको अपने फंक्शन पे बुलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों पे मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि पहले वाले को भी समझाना पड़ेगा कि आप आ जाओ, और दूसरे वाले को भी समझाना पड़ेगा कि आप मेरी तरफ, मेरे घर आ जाओ फंक्शन। समझ में आ रहा है? तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, हाई इंटेंसिटी स्मॉल मैग्नेटाइजेशन। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? नाउ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। 10 की और -2 का क्या मतलब हुआ कि एक यूनिट मैग्नेटाइजेशन के लिए, यानी कि एक यूनिट की मैग्नेटाइजेशन जनरेट करने के लिए 10 की पावर 2 या फिर 10 की पावर 5, जैसा भी है, 10 की पावर 3 लिखा है तो इसे 3 कर लेते हैं, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, यानी कि एक यूनिट की मैग्नेटाइजेशन को जनरेट करने के लिए 10 की पावर 2 या 10 की पावर 3 यूनिट्स ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात ये? यानी कि अगर मान के चलें एक एक लाइन की मैग्नेटाइजेशन जनरेट करने के लिए मुझे एक्सटर्नली 10 की पावर 5 लाइनें लगानी पड़ेंगी। बात समझ में आ रहा है? यहाँ बना भी नहीं सकता मैं इतनी लाइनें। क्लियर हो रहा है? ऐसे ऐसे मान लो कि इतनी सारी फील्ड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी इस एक मैग्नेटाइजेशन को, 1 यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन को जनरेट करने के लिए। एक यूनिट को जनरेट करने के लिए 10 की पावर 2 से लेके 10 की पावर 3 यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ससेप्टेबिलिटी। आई होप क्लियर हो रहा होगा, बहुत लेक्चर में से मैंने डिस्कस किया है, तो यहाँ पे क्वालिटी समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गया? अब कर्व बना लेते हैं, एमएच का कर्व बनाते हैं। तो एमएच कर्व देखो यहाँ पे देख सकते हो, ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव है, तो एमएच कर्व लास्ट लेक्चर मैंने आपको बनाना सिखाया था। पॉजिटिव का क्या मतलब होगा? पॉजिटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप यानी कि स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि राइजिंग होगा। वेरी स्मॉल का मतलब क्या है? थीटा स्मॉल होगा, थीटा स्मॉल होगा। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव होगा पर स्लोप होगा कम, स्टीप स्लोप होगा, जैसे कुछ इस तरीके से। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव का मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा और स्मॉल का मतलब थीटा स्मॉल होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? क्लियर हो गया, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ आगे चलते हैं, पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। तो भाई पूरी पीरियोडिक टेबल में लास्ट लेक्चर में हमने इसके ऊपर डिस्कस करा था। नीला वाला डाया, पीला वाला पैरा, और जो पर्पल है वो फेरो हो गए, लाइट पर्पल भी फेरो है। एक लौता ऐसा मटेरियल, एक लौता ऐसा एलिमेंट पाया गया क्रोमियम, जो एंटी फेरोमैग्नेटिक की तरह वर्क करेगा, बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है? तो नेचर में रेयरेस्ट ऑफ रेयर मेटल जो है वो है आपका एंटी फेरो, यानी बहुत ही एक बड़ी मुश्किल से मिला हमें पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एंटी फेरो की तरह वर्क करता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? आयु भी समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस लेक्चर को कंक्लूड कर लेते हैं। इसमें हमने बात करी कि कैसे एंटी फेरो फेरोमैग्नेटिक से अंतर है, क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटीज हैं, एंटी फेरो क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कौन से मटेरियल होते हैं, और कैसे उनकी मैग्नेटिक बिहेवियर को हम जज कर सकते हैं। आई होप लेक्चर आपको समझ में आएगा। कुछ नया सीखा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो, और अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आने वाले लेक्चर्स में फेरी मैग्नेटिक के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।